नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स वाई मराठी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज ये वीडियो में अपन मिनिस्ट्रल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का जो नोटिफिकेशन आया है 6 जनवरी 2025 को, जिसके आवेदन 7 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो रहे हैं, उसके रिगार्डिंग अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे। ये है रोजगार सूचना संख्या 07/2024। इसका शॉर्ट नोटिस पहले आया था, उस टाइम पे मैंने आपसे बात करी थी और उस टाइम में बताया था कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है रेलवे सिलेक्शन के लिए। तो एक बार फिर से इसका डिटेल नोटिफिकेशन आया है और इसमें चर्चा करेंगे कौन कौन इसके एलिजिबल है, किस प्रकार इसमें सिलेबस दिया हुआ है और क्या इसकी सिलेक्शन प्रोसेस है। तो देखिए 7 जनवरी को इसके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और इसके जो रोजगार है सूचना संख्या है या डिटेल जो नोटिफिकेशन है ये आपको हर आरआरबी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। 6 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, यानी 1 महीना इसने पूरा अपने को मिला है। और फीस अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे तो 8 फरवरी है फीस पेमेंट करने की। क्या कई बार कुछ प्रॉब्लम हो जाती है इसलिए पे नहीं कर पाते, अपन अटक जाता है अपने प्रोसेस। और इसके अलावा 18 फरवरी इसमें करेक्शन डेट है। कई बार जल्दीबाजी में अपने से गलती हो जाती है और मैं तो यही कहूँगा आपको गलती ना करें, इसमें आराम से फार्म भरें। लेकिन फिर भी कोई गलती हो जाती है तो उसमें करेक्शन हो जाता है 18 फरवरी से तक। लेकिन इसमें कुछ ही चीज़ों में चेंजिंग होगा और उनके लिए भी अपने को फीस यहाँ पे पे करनी पड़ेगी। कुछ में चेंजिंग नहीं होगा, जैसे मोबाइल नंबर है, नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, इनमें कोई चेंजिंग यहाँ पे नहीं होगा। और देखिए यहाँ पे स्पष्ट इन्होंने आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, स्पष्ट इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है जो लास्ट डेट है 6 फरवरी 2025 उस तक उसके पास में योग्यता हासिल हो जानी चाहिए। यानी इसमें कोई समकक्ष अलाव नहीं है। और भाई लास्ट ईयर समकक्ष में क्या होता है कि जो लास्ट ईयर पढ़ रहा है स्टूडेंट, वो रिजल्ट का वेट कर रहा है, वो भी इसमें आवेदन कर सकता है। लेकिन इसके लिए इसने मना कर दिया है कि 6 जिस दिन क्लोजिंग डेट है उस दिन आपके पास में पूरी तरीके से योग्यता हो जानी चाहिए। अगर आपके पास योग्यता नहीं है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, सब आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप देख सकते हैं कि अगर आपने 2024 के नोटिफिकेशन जो लोक पायलट टेक्नीशियन का, आरपीएफ का, कांस्टेबल का, एनटीपीसी का, जिसके भी नोटिफिकेशन आया है उनमें अगर आपने एक में भी आवेदन कर रखा था, मैंने पहले बताया आपको कि उसमें आप लोगों को अकाउंट क्रिएट करना पड़ा होगा। अगर आपने किसी में भी आवेदन नहीं किया तो आपको यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट करते टाइम पे आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सही डालनी दोस्तों। इनमें एक बार अगर आपने जो अकाउंट के क्रिएट करते टाइम में जो डिटेल डाली गई है उसमें बाद में करेक्शन नहीं होगा, फीस देकर भी उसमें आप करेक्शन नहीं कर सकते। और यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट किया है कि आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो एकदम एक्टिव डालनी है और वो जब तक आपकी पूरी प्रोसेस हो जब तक एक्टिव रहनी चाहिए। क्योंकि हम भी जब काम करते हैं यहाँ पे तो जल्दी सी कोशिश करते हैं, अगर टाइम नहीं रहता तो आपको इंटीमेट करते हैं मोबाइल नंबर पर, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको सूचित कर दिया जाता है। इसलिए आपके पास में मोबाइल नंबर एक्टिव होने ज़रूरी है। और उसके बाद बात करें ईमेल की, अगर हमारे पास कुछ टाइम रहता है ईमेल करने का तो फिर हम ईमेल भी करते हैं डॉक्यूमेंट्स आपको, अगर आप मोबाइल पर कोई जवाब नहीं दे पाते। इसलिए प्रायोरिटी देते हैं मोबाइल नंबर को, उसके बाद देते हैं ईमेल आईडी को। ये हम काम करते हैं और रेलवे ने भी स्पष्ट लिखा हुआ है इसके अंदर कि जब तक आपकी पूरी प्रोसेस होगी तो मोस्टली जो आपसे जितना भी कम्युनिकेशन किया जाएगा रेलवे की तरफ से वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे किया जाएगा। अगर आपने गलती दे दी है तो इसमें रेलवे कोई जिम्मेदार नहीं होगी, यानी गलती एम्प्लॉय के पास में या गलत जो पर्सन है उसी के पास में आपकी सूचना जाती रहेगी। और फार्म का जो माध्यम है आजकल सबको पता है ऑनलाइन माध्यम है और फीस का पेमेंट भी आजकल ऑनलाइन यहाँ पे होता है। और देखिए कैंडिडेट कैन मॉडिफाइड द एप्लीकेशन पर्टिकुलर एक्सपेक्ट, यानी इसके अलावा ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर तो आपका कभी चेंज यहाँ पे होगा ही नहीं। और मेडिकल स्टेटमेंट सबका अलग अलग दिया है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे नीचे, ये शॉर्ट में दे रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दे रखे, ज़्यादातर जरूरत नहीं पड़ती इनकी। और यहाँ पे देखिए आरआरबी जो शॉर्ट लिस्ट करेगी डीवी पे
जैसे ट्रांसलेशन टेस्ट है, उसके लिए मतलब जो ये जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर होता है ना, उसके लिए एग्जाम लगने के बाद उसमें 10 गुना कैंडिडेटों को वो बुलाएगी। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का जो टेस्ट होता है, ट्रांसलेटिंग टेस्ट, उसके लिए। फिर उसके बाद में और ये टीचिंग जो है, या कोई और पीटीआई का है, जैसे परफॉर्मेंस टेस्ट है, उनके लिए 2.5 गुना कैंडिडेट पास करेंगे उनका जो अलग से टेस्ट जो करवाने के लिए। जैसे एक तरीके से उनका इंटरव्यू मान लो या वाइवा मान लो उसके लिए, और जो उन्हें हिंदी ट्रांसलेटर उसमें 10 गुना पास करेंगे। नेगेटिव मार्किंग रेलवे का 1/3 रहता है, आप सबको पता है। जो स्पेशल चीजें होगी उन्हीं के बारे में अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे। और यहाँ पे दे रखा है जो आपका नाम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, वो आपकी 10वीं की जो मार्कशीट है, जो सर्टिफिकेट है, उसी के अनुसार होना चाहिए, उसी के समकक्ष होना चाहिए। उसमें कोई चेंजिंग यहाँ पे नहीं चलेगा। और रेलवे की जो डिसीजन है वो मान्य रहेंगे। रेलवे नोटिफिकेशन को रिजेक्ट भी कर सकती है, पोस्टें कम भी कर सकती है और पोस्टें बढ़ा भी सकती है। ये लाइन आपको हर उसमें लिखी हुई मिल जाएगी। और देखिए यहाँ पे जो मेडिकल स्टैंडर्ड है अलग अलग दिए हुए हैं। B1 है, C1 और C2 तक मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें जो नोटिफिकेशन है ऑल ओवर इसमें अलाउ है। और मोस्टली आप सबको पता है कि जो रेलवे का मेडिकल स्टैंडर्ड है मोस्टली चलता है आंखों की साइड पर, मतलब आंखों की दृष्टि पर चलता है। और इसमें लेजर भी यहाँ पे अलाउ है, ठीक है। तो C2 मेडिकल स्टैंडर्ड तक अलाउ है। और लेसिक जो सर्जरी है आपकी 425 माइक्रो से यहाँ पे माइक्रो ऑन पैरामीटर है, उससे कम आपके यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए इस रेलवे का जो IRM मेडिकल स्टैंडर्ड का जो बुक है उसका भी यहाँ पे उल्लेख कर रखा है, पर आपने को वहाँ पे ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे यानी सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं C2 मेडिकल स्टैंडर्ड जिसको मिला हुआ है वो इसके अंदर एलिजिबल है। एज लिमिट की बात करेंगे तो अलग अलग, जैसे इसमें वैकेंसी दी हुई है तो अलग अलग है। 18 से 33 भी है, 35 भी है, 36 भी है, 38 भी है, 43 भी है और 48 भी है। लेकिन यहाँ पे क्या है, SC ST को और OBC नॉन क्रिमिनल है उनको छूट दी गई है। इसके अलावा 3 साल की एक्स्ट्रा सभी को छूट दी गई है। तो यानी इसमें 1 जनवरी 2007 से जो छोटा है वो इसमें आवेदन नहीं कर सकता। बाकी यहाँ पे स्क्रीन पर अलग अलग दे रखा है, इस एज ग्रुप होनी चाहिए, ये एज ग्रुप होनी चाहिए, पर मोस्टली तौर पर जो मैंने आपको बताया है। और देखिए यहाँ पे 5-5 साल की जो छूट दी है ST SC को, OBC नॉन क्रिमिनल और 3 साल की अलग अलग। फिर यहाँ पे PWD कैंडिडेट हैं, इन सबको अलग अलग छूट यहाँ पे दी गई है। और देखिए दोस्तों, बात करेंगे एप्लीकेशन फीस की। यहाँ पे 250 रुपये दी गई है SC ST के लिए, EBC के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए, फीमेल जो ट्रांसजेंडर है उनके लिए, और 500 रुपये जनरल फीस दी गई है। इनमें 100 रुपये की कटौती कर ली जाएगी। बाकी फीस आपको, जैसे बात करेंगे तो 500 रुपये अगर आप पे कर रहे हैं उसमें आपकी 100 की कटौती हो जाएगी, और 400 रुपये आपको एग्जाम देते ही आपको वापस से रिफंड हो जाएंगी। और ये जो 250 रुपये SC ST की क्या इनकी फीस नहीं लगती है, तो इनको ऑल ओवर 250 रुपये वापस रिफंड यहाँ पे हो जाएंगे। और अगर आपने फर्स्ट जो CBT लगती है उसी में अगर आप उपस्थित होते हैं तो आपको ये वापस पे हो जाएंगे। और ऑनलाइन पे आप यहाँ पे करेंगे, जिस अकाउंट से आपका पेमेंट हुआ उसी अकाउंट में आपको रिफंड ये हो जाएंगे। EBC एक इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास होती है जो आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं, और ये EBC से अलग होता है। EWS जो अभी बनाया है भारत सरकार ने, जिसको 10% आरक्षण दिया है, उससे ये अलग होता है। और इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, इसमें किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है। इसका अगर आप यूज करते हैं, इससे आपको जो आपकी फीस है, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको फीस है जो 500 से 250 रुपये आ जाएगी। लेकिन आपको जो ये सर्टिफिकेट है, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने दे रखा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, या सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा का या राज्यसभा का है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनी पर्सन और एनी वेयर कंट्री का कहीं का है हो, तो इनसे आपको बनवाना पड़ेगा। और ये आपको जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे आपको ये प्रस्तुत करना रहता है। इसलिए मैं तो उम्मीद आपसे यही सलाह दूंगा कि EBC का आपको टिक कराने से फ़ायदा ये उसका होगा, किसका, इसमें आपको फ़ायदा होगा एग्ज़ाम फीस में, और एग्ज़ाम फीस का खर्चा आपको हो जाएगा सर्टिफिकेट बनाने में। इसलिए इसको टिक ना करे तो बेहतर है। अब यहाँ पे रिजेक्शन तो मिलता है वर्टिकल
यहाँ पे इनकी अपन बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उन्हीं की अपन यहाँ पे बात करेंगे। ओरिजेंटल रेजोल्यूशन आ गया, एक्सप्रेशन हो गया। यहाँ पे क्या पूरी रेजोल्यूशन की बात करी गई है कि किस प्रकार से रेजोल्यूशन मिलता है, कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, किस किस को पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट घोषित किया जाएगा। इसके अंदर सब देखिए, जो नोटिफिकेशन होता है वो बिल्कुल एकदम हर एक चीज़ नोटिफिकेशन में दी हुई रहती है और सबके लिए दी हुई रहती है। तो अपन बात करेंगे जो जनरल चीज़ें हैं उनके बारे में। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं दोस्तों, तो आप आवेदन करते टाइम पे आपको जो संबंधित डिपार्टमेंट है उसको जरूर सूचित करें और उसमें जो उल्लेख करें आप जिस पद के लिए आप एप्लीकेशन कर रहे हैं उस पद का, एंड जो रोजगार सूचना संख्या है 07/2024 उसका भी यहाँ पे उल्लेख करें और वहाँ से NOC आप ले लें, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हो अगर आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो देखिए, ये मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड जो कैटेगरी है इसमें PTI का भी पद है, TGT के पद है और PGT के पद है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पद है, इसमें चीफ लॉ इंस्पेक्टर के सबके पद है। तो देखिए, बात करेंगे यहाँ पे जो 50 जो क्वेश्चन आएंगे, टोटल क्वेश्चन 100 आएंगे और जो प्रोफेशनल एबिलिटी है, प्रोफेशनल एबिलिटी बात करेंगे, जैसे PGT है तो उसमें उसका कोई स्टैंडर्ड सब्जेक्ट होगा, या जो PTA है उसका सब्जेक्ट रहता है उसमें से तो उसको आएंगे 50 क्वेश्चन। ये तो बिल्कुल मतलब अलग अलग प्रत्येक पोस्ट वाइज डिफरेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके पास में। इसके अलावा 15 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, 15 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग के, 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के और 10 क्वेश्चन यहाँ पे साइंस के आएंगे। यानी 50 क्वेश्चन एक तरफ रहेंगे, 50 रहेंगे एक तरफ। तो इस प्रकार से यहाँ पे 100% रहेंगे। इस परसेंटेज 1 नंबर का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर है उसको छोड़ते हुए अलग जो देखिए दिया हुआ है, द क्वेश्चन फॉर ऑल दी पोस्ट एक्सेप्ट जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी आर लाइकली टू बी इंक्लूड क्वेश्चन परटेनिंग टू, संबंधित जो सिलेबस है ये दिया हुआ है यहाँ पे, मैथमेटिक्स का, जनरल इंटेलिजेंस का, जनरल अवेयरनेस का और जनरल साइंस का। ये दे रखा है यहाँ पे। जनरल साइंस का जो दे रखा है 10 तक का स्टैंडर्ड दे रखा है यहाँ पे। मिनिमम जो परसेंटेज है एलिजिबिलिटी के लिए, UR के लिए 40% है, EWS के लिए 40% है, OBC जो नॉन क्रिमिलियर है उसके लिए 30% है, SC के लिए 30% है और ST के लिए मिनिमम आपके पास में 25% मार्क्स यहाँ पे होना चाहिए। और PWD कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे 2 मार्क्स की छूट दी गई है। अब जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर है उसकी यहाँ पे एट लिस्ट दे रखा है यहाँ पे, एक सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड CBT होगी कंडक्टर जो करवाई जाएगी। इसमें जो पास हो गया उसका लगेगा, क्या लगेगा, उसका प्रोफेशनल टेस्ट जो होता है वो लगेगा। और एट लिस्ट 50% ऑफ द क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी 20% और इंग्लिश में और 30% इसमें हिंदी होना चाहिए। अब यहाँ पे ट्रांसलेटर टेस्ट होगा जो आपका होगा 10 गुणा कैंडिडेट टाइम बुलाए जाएंगे और जो आपकी मेरिट बनेगी इसमें देखिए, जो आपका ट्रांसलेशन जो टेस्ट होगा उसमें आपको 60% मार्क्स लाना जरूरी हैं और ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का जो ट्रांसलेशन टेस्ट होगा इसकी मेरिट आपकी, इसमें आपके अगर फुल में से फुल नंबर भी आ रहे हैं तो भी आपको ये ऐड नहीं होगा और जो आपकी मेरिट बनेगी वो आपकी CBT बेस यहाँ पे होगी। अब बात करेंगे, देखिए जो परफॉर्मेंस जो टेस्ट होता है टीचिंग स्किल टेस्ट होता है। पोस्ट PGT है, TGT है, फिजिकल जो PTI है, प्राइमरी टीचर है, असिस्टेंट टीचर है और जूनियर स्कूल जो PRT में होता है। रिक्रूटमेंट शैल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट और जो उसका टीचिंग स्किल टेस्ट होगा उसका यहाँ पे 85:15 के में यह रेशो यहाँ पे इंक्लूड होगा। ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। जो जूनियर ट्रांसलेटर है उसकी मेरिट पड़ेगी ओनली CBT से, उसकी मेरिट बनेगी ओनली CBT से और जो TGT PGT PTI है प्राइमरी टीचर है उनकी CBT प्लस टीचिंग स्किल टेस्ट से बनेगी जिसका रेशो 85:15 रहेगा। और इसके बाद में म्यूजिक जो टीचर है TGT का हो, क्राफ्ट का हो और ड्राइंग का हो, उनका जो वेटेज है उनका परफॉर्मेंस टेस्ट एंड स्किल टेस्ट विल भी रेशो रहेगा 60 का, यानी उनकी CBT के 60
परसेंट ऐड होंगे। उसके बाद में 25% उनके जो परफॉर्मेंस टेस्ट है उसके ऐड होंगे, और जो स्किल टेस्ट है उसके 15% ऐड होंगे। यानी स्किल टेस्ट जो अपना पीजीटी अदर सब्जेक्ट के टीजीटी जो है उनमें स्किल टेस्ट नहीं होगा, उनमें ओनली होगा परफॉर्मेंस टेस्ट। सॉरी उनमें होगा अपने पास में जो अदर सब्जेक्ट जैसे हिंदी का है उनमें आपके पास में सीबीटी हो जाएगा, एंड उसके पास में होगा परफॉर्मेंस टेस्ट तो होगा नहीं, और इसका स्किल टेस्ट यहाँ पे होगा जिसका रेशो 85/15 दिया है। और अगर आपके पास में म्यूजिक है या क्राफ्ट है या ड्राइंग है तो आपके इसमें साथ साथ में परफॉर्मेंस टेस्ट और यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और इनके सबके आपको यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, यहाँ पे सबके सिलेबस दिया हुआ है आपको यहाँ पे। और जैसे परफॉर्मेंस टेस्ट की बात करेंगे तो 25% टोटल मार्क्स क्या है, क्वालिफाई है, और इसका वेटेज 100 नंबर का होगा। पर परफॉर्मेंस टेस्ट भी आपका इसके आपका 25% वेटेज इसमें जुड़ेगा जो मैंने पहले बताया आपको। और टीचिंग होगा ये 150 मार्क्स का होगा, इसमें आपके 15% यहाँ पे इसका वेटेज जुड़ेगा। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेरिट भी बता दी मैंने, इतने इसमें से ऐड होंगे। इसके बाद में आपका नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया देखो हर जगह अप्लाई होती है अगर आपकी मल्टीपल स्टेज में एग्जाम होती है तो। अलग अलग आरआरबी वाइज वेबसाइट दे रखी है, आप सुटेबल आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर आपका आवेदन कर सकते हैं। और कुछ उम्मीदवार होते हैं जो आंखों से अंधे होते हैं उनको भी सुविधा दी जाती है यहाँ पे। तो अलग अलग जो हैंडीकैप होते हैं उनको भी अलग अलग सुविधा दी जाती है यहाँ पे। यहाँ पे पैरामीटर दिए हुए हैं आपको, फोटो कैसे रखनी है, क्या फोटो का डायमेंशन रखना है, ये आप देख सकते हैं। इसमें मॉडिफिकेशन और एप्लीकेशन में दे रखा है, इनवैलिड एप्लीकेशन दे रखी है आपको, इक्वल लेटर के संबंध में इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, इक्वल लेटर के संबंध में इंस्ट्रक्शन दे रखे जो आप, और यहाँ पे एनेक्सर दे रखे हैं। और एनेक्सर की बात करें दोस्तों, इस नोटिफिकेशन जितने भी एनेक्सर दे रखे हैं सब किसी न किसी कैंडिडेट से रिलेटेड है। तो ST SC को अगर कास्ट सर्टिफिकेट की बात ना करें तो अदर जो कैंडिडेट हैं उनको लगभग सभी एनेक्सर यहाँ पे जो रेलवे के दिए उन्हीं एनेक्सरों में डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लेना चाहिए, और अभी करवा लेना चाहिए। जो ऑनलाइन लास्ट डेट है उससे पहले तैयार करवा के रखवा लेना चाहिए, ताकि आपको देखिए जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो भी सेम एनेक्सर में, और जो आपका ऑनलाइन आवेदन किया उससे पहले के डेट में यहाँ पे आपसे मांगेंगे तो आपको बाद में यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, इसलिए अभी बना के आप रख लें। अभी ये देखिए ये अनेक्सर आ गए, सब अनेक्सर दिए हुए हैं अलग अलग आपको अनेक्सर, ये सभी महत्वपूर्ण अनेक्सर हैं तो आप बनवा लें सब अनेक्सर डाउनलोड करके यहाँ से प्रिंट निकलवा कर। संबंधित जो भी अधिकारी इनके लिए योग्य है सब पे लिखा हुआ है, और आप देखोगे तो ऐसे मिल भी जाएगा आपको कौन अधिकारी इसके लिए योग्य है जो इसमें आवेदन कर सकता है। ये स्टैंडर्ड दे रखा है, देखो जो अपन ट्रांसलेटर की बात करेंगे उसमें अपने को स्टैंडर्ड दे रखा है। देखें यहाँ पे जूनियर ट्रांसलेटर का जो स्टैंडर्ड है डिफिकल्टी लेवल 12th पास का रहेगा, और 12th पास के जो टॉपिक दे रखे हैं ये आएंगे इसमें। अब देखिए दोस्तों स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की बात करेंगे तो मैंने बताया इसमें जैसे 15-15 क्वेश्चन जो फिक्स रहेंगे, 50 क्वेश्चन तो एक रहेंगे वो आएंगे कॉमन सब में। इसके बाद में जो 50 क्वेश्चन है वो संबंधित सब्जेक्ट के आएंगे। तो इंडस्ट्रियल जो रिलेशन है उसके 9 से 11, सोशल जो सिक्योरिटी है उसके 9 से 11 है, और न्यू पेंशन स्कीम में 1 से 3, ये 2 से 4, 3 से 5, मतलब ये इन्होंने लगभग नंबर ऑफ क्वेश्चन दे रखे हैं। ये इसमें से ऐसे करके आपके 50 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएंगे। इसी प्रकार से चीफ लॉ असिस्टेंट है तो उम्मीद करता हूँ देखिए इसमें अच्छे तरीके से इन्होंने स्पष्ट कर रखा है कि 50 क्वेश्चन तो कॉमन रहेंगे, 50 जो आपके सब्जेक्ट के आएंगे उनका भी इन्होंने मतलब ये हर टॉपिक वाइज कर रखा है कि आपके 3 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक में से आएंगे। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, चीफ लॉ असिस्टेंट में एडमिनिस्ट्रेशन लॉ है उसमें से आएंगे, ज्यूरिडिक्शन में आएंगे 3 से 4 है, लॉ
टॉट्स पे आएंगे 2 से 3 है, हिंदू लॉ में आएंगे 3 से 4 है, सबके अलग अलग दे रखे हैं। यानी 50 जो क्वेश्चन है उसका भी यहाँ पे डिवाइडेशन अच्छी तरीके से कर रखा है, हर पोस्ट के लिए कर रखा है। देखो सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर है उसके लिए भी कर रखा है यहाँ पे। और जो अभी यहाँ पे देखिए पोज जो अपन टीजीटी पीजीटी है उनके भी साइकोलॉजी में कितने आएंगे, साइकोलॉजी कौन, और अलग अलग साइकोलॉजी में अलग अलग टॉपिक होते हैं उसके हिसाब से इन्होंने कर रखा है। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके से देखिए अपने को इतना खुला हुआ जो बोलते हैं सिलेबस पहली बार देखने को मिला रेलवे में, और ऐसा हर बार नहीं होता। रेलवे में कितने अच्छे तरीके से हर टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आएंगे ये दे रखा है। तो आप आसानी से तैयारी, अगर आपने अभी तक भी तैयारी नहीं करी है और तैयारी करने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल एक अच्छे तरीके से इसकी तैयारी कर सकते हैं। हर टॉपिक वाइज किस टॉपिक में कितने क्वेश्चन आएंगे अच्छी तरीके से दे रखा है, तो उसी वेटेज को ध्यान रखते हुए अपन इसमें आगे बढ़ सकते हैं। और बाकी जो 50 क्वेश्चन मैंने बताए कॉमन है उनमें भी आप एक अच्छा स्कोर करके आप जॉब पा सकते हैं। और उनमें अच्छा स्कोर करने के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो अभी आपके एन टिप स्किल लगी एग्जाम, लोक पायलट की है, एसआई की है, टेक्नीशियन की, इनके जो अभी पेपर आए हैं उन सभी पेपरों में आप साइंस देख जाओ, मैथ रीजनिंग देख जाएंगे तो आपका आसानी से वो 50 क्वेश्चन है उसमें आप 40 प्लस का स्कोर वहाँ पे कर जाओगे। तो देखिए सब मतलब आप देखोगे नोटिफिकेशन डाउनलोड करके तो अलग अलग पोस्ट वाइज यहाँ पे सबके लिए अलग अलग तरीके से यहाँ पे सिलेबस दे रखा है। देखिए अभी यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड आ गया, कौन सी पोस्ट के लिए क्या मेडिकल स्टैंडर्ड है, क्या इसका ग्रेड पे है और क्या इसकी योग्यता है, अलग अलग के हिसाब से अलग अलग योग्यताएं हैं तो ये दे रखी है। और ये आपका रोजगार सूचना संख्या का पेज नंबर किससे स्टार्ट हो रहा है, 57 से स्टार्ट हो रहे हैं। जो इनके टोटल ऑल ओवर आप देख सकते हैं पीजीटी के लिए जो हिंदी मैथमेटिक्स है इंग्लिश मीडियम का होना चाहिए, और उसके लिए यहाँ पे लेवल 8 है 4700, उसको बेसिक है शीट, उसको मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए, मैक्सिमम एज 48 साल होनी चाहिए। इसमें योग्यता दे रखी है किसी में तो इंग्लिश मीडियम का है ये सब लगभग, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के हैं दोस्तों ज़्यादातर, ये सभी पोस्टें इंग्लिश मीडियम की हैं। तो आप ये देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट है, मेडिकल स्टैंडर्ड है, ग्रेड पे है, बेसिक है, और क्या इसमें इसके लिए क्वालिफिकेशन है, ये सब देखकर आप भी आवेदन करें। आप बेवजह इसमें आवेदन ना करें, अगर आप योग्य हैं तब इसके अंदर आवेदन करें। ज़्यादातर मैंने बोला इनमें, और जहाँ पे स्पेसिकली जो इंग्लिश मीडियम वहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है ना, जहाँ पे इंग्लिश नहीं लिखा हुआ इसका मतलब वहाँ पे दोनों मीडियम यहाँ पे अलाउ है। ये देखिए अलग अलग हो गए। इसके बाद में यहाँ पे आएंगे क्या आएंगे, इसके बाद में यहाँ पे अलग अलग आरआरबी वाइज वैकेंसी आएंगी कि आपको कौन सी आरआरबी में जिस, देखिए ये आरआरबी वाइज वैकेंसी आ गई हैं। और अहमदाबाद से स्टार्ट है। अहमदाबाद में जैसे वेलफेयर इंस्पेक्टर की है और लाइब्रेरियन की है, 2 ही पोस्ट है यहाँ पे। फिर अजमेर में बात करेंगे, अजमेर में जूनियर ट्रांसलेटर की है और वेलफेयर इंस्पेक्टर की, यानी अलग अलग बोर्ड में जो जो जहाँ पे जो जो पद खाली है। जैसे बेंगलोर में बात करेंगे तो बेंगलोर में चीफ लॉ असिस्टेंट की है, टीजीटी की है, इंग्लिश मीडियम की, हिंदी मीडियम की है। तो ऐसे अलग अलग दे रखे हैं, तो आप देख के आप आवेदन कर सकते हैं सुटेबल आपको जो आरआरबी है उसमें। तो देखिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो जो डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में मैंने बताया है। मैंने बताया आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किस प्रकार की आपको तैयारी करनी है, और आवेदन करते टाइम पे आपको क्या क्या यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। ये चीज़ें मैंने बताई हैं। एक बार फिर मैं बता दूं, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर है उसमें अगर सीबीटी होने के बाद में 10 गुना कैंडिडेटों को जो उसका प्रोफेशनल जो टेस्ट है उसके लिए क्वालिफाई किया जाएगा, और उसमें जो क्वालिफाई होंगे उनका मतलब उसमें जो नंबर आएंगे उससे उनका कोई मतलब नहीं है, यानी उनकी मेरिट बनेगी वो सीबीटी बेस पर बनेगी। उसके बाद में टीजीटी पीजीटी इनकी बात करेंगे अपन, पीटीआई वगैरह की। तो देखिए उसमें क्या है, उसमें आपका लगेगा क्या लगेगा वहाँ पे स्किल टेस्ट लगेगा, टीचिंग स्किल टेस्ट होगा, और सीबीटी होगा उसका रेशो रहेगा 85 और 15 का रेशो रहेगा। और उसमें आपका सीबीटी जैसे क्वालिफाई हो जाएंगे उसके 2.5 गुना कैंडिडेटों को आपको बुलाया जाएगा, किसके लिए, उसके टीचिंग स्किल टेस्ट के लिए। और टीजीटी जैसे म्यूजिक की बात करेंगे अपन को, आर्ट की बात करेंगे, ड्राइंग की बात करें, उनमें 3 रेशो जोड़ा जाएगा। 60 का तो आपका सीबीटी होगा, उसके अलावा 25 का उसमें प्रोफेशनल टेस्ट होगा, और टीचिंग स्किल टेस्ट होगा उसमें 15% का, ठीक है। और उसमें भी 2.5 गुना कैंडिडेट पास किए जाएंगे। और
फाइनल में तो आजकल रेलवे जितने 10 पोस्टें होती है 10 ही पोस्टों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे बुलाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा और इस तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम रेलवे एम्प्लॉय से रिलेटेड जो रूल आते हैं उनसे आपको अवगत कराते हैं और उनकी पीडीएफ हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, जिनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वहाँ पर आप जाकर इनके डाउनलोड कर सकते हैं और रिजल्ट से संबंधित जो भी जानकारी आती है नोटिफिकेशन संबंधित तो वो भी हम आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती है, ऑथेंटिक मिलती है। किसी प्रकार की कोई फेक न्यूज़ आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए ताकि हमें भी फ़ायदा और लोगों के पास में ये न्यूज़ पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।